अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,98,000 से जायद जानें जा चुकी हैं। 43,83,000 से जायद लोग बीमार हैं, मगर अब तक इसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी है और वैक्सीन की फौरी तैयारी की उम्मीद भी नहीं है। और अब आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस कभी खत्म ना हो सके। इस बारे में WHO के माहिर माइक रायन का कहना है कि कोरोना वायरस हमारे दरमियान रहने वाला एक और ऐसा वायरस बन सकता है जो शायद कभी खत्म ना हो सके और HIV की तरह दुनिया को इसके साथ ही रहना पड़े। उनका कहना था कि खसरा जैसी बीमारियां जिनकी वैक्सीन मौजूद भी हैं मगर फिर भी इन बीमारियों का खात्मा नहीं हो सका, इसलिए हमें हकीकत पसंद होना पड़ेगा। इस बारे में कोई पेशगोई नहीं कर सकता कि यह बीमारी कब खत्म होगी। मौजूदा हालात में आलमी इदारे सेहत की ये वार्निंग अहम है, जिसका मतलब है कि जिस तरह एड्स की वैक्सीन कई साल गुजरने के बावजूद तैयार नहीं हो सकी और उसका वाहिद इलाज अब तक सिर्फ एहतियात ही है, जब तक वैक्सीन नहीं आती उस वक्त तक इसी तरह कोरोना वायरस से बचाव भी सिर्फ एहतियात में है। और वो एहतियात समाजी फासला है, फेस मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है। और इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना पाकिस्तान जैसे ममालिक में ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना के मरीजों की तादाद 35,788 हो चुकी है। और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13,051 टेस्ट में से 1,452 नए केसेस सामने आए और 33 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 770 हो गई है। सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होती दिखाई दे रही है। ना दुकानदार एहतियात कर रहे हैं, ना खरीदार बाजार और दुकानों में एहतियात कर रहे हैं। रश है और हुकूमती हिदायत के बावजूद SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिस पर आज लाहौर की जिला इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए मोती बाजार की शू मार्केट को सील कर दिया। उसके साथ साथ शाह आलम मार्केट और आजम क्लॉथ मार्केट में भी कई दुकानें सील कर दी गईं और अनारकली बाजार में भी कई दुकानें बंद करा दी गई। मगर बाद में अनारकली बाजार के ताजिरों ने जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात करके SOPs पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई। लाहौर में ताजिरों को दी गई वार्निंग्स के बाद SOPs पर अमल दरामद की क्या सूरत हाल है, जानिए नवीद अली की रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद की मुहिम तेज। जिला इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी पर अनारकली, आजम क्लॉथ मार्केट और शालम मार्केट में 20 दुकानें सील कर दी। अनारकली में दुकानदारों ने यकीन दहानी कराई कि वो आइंदा SOPs पर अमल करेंगे और बच्चों और बुजुर्गों को दुकानों में दाखिल नहीं होने देंगे। इस यकीन दहानी के बाद इंतजामिया ने उन्हें दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। इंतजामिया की कार्रवाइयों के बाद दीगर मार्केटों में भी बेशतर दुकानदारों ने SOPs पर अमल शुरू कर दिया। गुज़िश्ता 3 रोज की निस्बत आज अनारकली में सूरत हाल खासी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है और यहाँ पर जितने दुकानदार हैं, मेजॉरिटी दुकानदार उन्होंने SOPs को फॉलो किया हुआ है। हम हर चीज़ को फॉलो करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमारा कारोबार खुलना चाहिए। कारोबार चलेगा तो गाड़ी का पहिया चलेगा। अभी मैं इचरा मार्केट में मौजूद हूँ और लॉकडाउन में नरमी का इस हफ्ते का आज आखिरी दिन है। दूसरी मार्केटों की निस्बत इस मार्केट में आज भी बेएहतियाती देखने में आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क आज भी नहीं लगाए। मैं लगाता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर का मसला, मैं नहीं शालम मार्केट में मौजूद हूँ। यौम अली के जुलूस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। मार्केट जो है वो पूरी बंद कर दी गई है और दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। कोई अनाउंस नहीं होता। मार्केट के लिए आए थे लेकिन मार्केट बंद है। मर्दान से आए या परचेज के लिए आए थे, अगर ये अनाउंस पहले करते तो हमें इतनी दिक्कत नहीं पड़ती थी। मार्केट बंद है बगैर किसी ऐलान के, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही गवर्नमेंट। अभी मैं हाल रोड पे मौजूद हूँ और ये लाहौर का सबसे ज्यादा रशी एरिया है, लेकिन आज तब्दीली ये नजर आ रही है कि एक तो मौसम खराब है, हल्की बारिश हो रही है जिसकी वजह से रश कम है और दूसरी बड़ी तब्दीली ये है कि मेजॉरिटी दुकानदारों ने SOPs को फॉलो किया हुआ है। हर तरह से फॉलो कर रहे हैं SOP को, जिस तरह हुकूमत ने कहा है आवाम को। और हम यहाँ पर सारे देखें 4 जने मास्क और ग्लव पहने हुए हैं। कस्टमर का पहला दिन रश बहुत था, अब जो भी कस्टमर आ रहा है मास्क वाले कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, मास्क के बगैर वाले कस्टमर को डील नहीं करें। हुकूमती ऐलान के मुताबिक अब जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन के लिए मार्केटें बंद रहेंगी, जबकि पीर के रोज से दोबारा 4 दिन के लिए कारोबार शुरू होगा। प्रोग्राम आशा ज़ेब खानजादा के साथ के लिए कैमरामैन बदर मुनीर के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़ लाहौर। दूसरी जानिब कराची में गुज़िश्ता रोज SOPs पर अमल दरामद ना करने पर सील की गई मार्केट्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई और आज रनछोड़ लाइन की मार्केट भी सील कर दी गई, जबकि तारिक रोड में खरीदारों का रश रहा। और आज शहर के दीगर बाजारों में पाबंदियों पर कितना अमल हुआ, देखिए उमैमा मलिक की रिपोर्ट। मास्क क्यों नहीं लगाया? क्या कर मास्क नहीं लगाया? ऐसे नहीं लगाया। कोरोना नहीं आएगा? कोरोना से पहले ही मर जाएंगे। ऐसे ही नहीं लगाया हुआ, बस कोई वजह नहीं है, इसकी जेब में रखा हुआ है। नहीं, कोरोना नहीं है। अब इतनी गर्मी में तो सांस लेने मुश्किल है, तो मास्क पहन के और सांस कैसे लेंगे? कोरोना बिल्कुल नहीं है।
अब हमको बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं ये तो। अंकल आप बताएं कोरोना है नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं कोरोना। क्या करना है आप मार्केट? शॉपिंग करना है। डर नहीं लग रहा कोरोना से? नहीं तो क्यों? कोरोना से हम क्यों डरे? अफसोसनाक है, संजीदगी है आवाम की। कोरोना को खतरा मानने को तैयार नहीं है। 3 लाख तकरीबन लोग दुनिया भर में इससे मर चुके हैं। 700 से ज़्यादा पाकिस्तान में मर चुके हैं। कल पेशावर में भी पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों पर एक मार्केट और यूनिवर्सिटी रोड पर 5 दुकानें सील करके 20 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद आज पेशावर के बाजारों में क्या सूरत हाल रही, क्या लोगों ने एहतियात की, दुकानदारों ने एहतियात की, देखिए रसूल दावड़ की रिपोर्ट। पेशावर में बादल बरसने से मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख किया। इस वक्त हम सदर बाज़ार लियाकत स्ट्रीट में मौजूद है। यहाँ पे ख़वातीन शॉपिंग के लिए दूर दूर से आती है। इस वक्त देख सकते हैं इन ख़वातीन के साथ छोटे शेरख्वार बच्चे भी हैं। इनका ये कहना है कि वो घर पर अकेला इनको नहीं छोड़ सकते। तो बच्चों को किसके पास छोड़े, किसके पास छोड़े? हमारे 2 मियाँ बीवी और ये, इसको कहाँ छोड़े? बाजारों में बेशतर दुकानदार हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करते नजर आए और न ही खरीदार। कोरोना से क्या डरना, खरीदार कहते हैं कि अच्छे मौसम में शॉपिंग का अपना ही मजा है। को बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत रश है, बारान हो रही है, बारिश हो रही है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आज जो है बारिश का मौसम है तो लोग जो है इस मौसम से फ़ायदा उठा रहे हैं कि आज हम शॉपिंग करके बस घर चले जाएं। अंदरून शहर की सख्वानी बाजार, मीना बाजार, करीमपुरा बाजार जबकि नवाही इलाकों में भी बेशतर दुकानदारों ने मास्क लगाए थे और न ही दुकानों में सैनिटाइजर रखे हुए थे। यहाँ पे तो बिल्कुल कोई ना किसी के हाथ में आप सैनिटाइजर देख सकते हैं, ना आपको ये नज़र आएगा कोई SOP, कोई भी बिल्कुल अमल नहीं हो रहा है। दुकान को भूल गए घर में, अभी लेंगे दुकान पहनेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िली इंतज़ामिया ने SOPs पर अमल दरामद न करने पर 200 के करीब लोगों को गिरफ्तार और दर्जनों दुकानों को सील किया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन तारिक अली के साथ रसूल दावड़। पाकिस्तान की तरह दुनिया के कई ममालिक में लॉकडाउन में नरमी लाई जा रही है, मगर दुनिया को इस वबा की वजह से बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। इस दौरान जहां दुनिया की मईशतों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के बाइस आलमी सतह पर नफ्सियाती मसाइल में इजाफे का खदशा बढ़ गया है। यानी एक तरफ कोरोना बीमारी का खतरा, दूसरी तरफ इसकी वजह से नफ्सियाती मसाइल का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉलिसी बयान में कहा गया है कि कोरोना के फैलाव के बाद से जिस्मानी सेहत की हिफाजत अव्वलीन तरजीह रही है, लेकिन इस वबा की वजह से बड़ी तादाद में लोग जहनी तनाव का भी शिकार हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसी बयान में इन लोगों के नफ्सियाती मसाइल की तरफ भी इशारा किया गया है, जिनके रोज़गार कोरोना की वजह से ख़त्म हो गए, जो अपने प्यारों से जुदा हो गए या जिनकी सेहत लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अगर इस वबा पर काबू पा भी लिया गया तो भी गम, बेचैनी और डिप्रेशन से सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते रहेंगे। इस हवाले से आलमी इदारा सेहत की मेंटल हेल्थ की सरबराह का कहना है कि कोरोना वायरस से निमटने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स वायरस से मुतासिर होने के खदशे के पेश नज़र ज़बरदस्त दबाव में हैं और इस दौरान खुदकुशियाँ बढ़ गई हैं। और इसी तरह वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे वो घबराहट और गैर यकीनी का शिकार हैं, जबकि लॉकडाउन की वजह से खवातीन पर घरेलू तशद्दुद में इजाफे का खतरा बढ़ गया है। इसी तरह वो बूढ़े अफराद जिन्हें पहले से बीमारियां हैं, उन्हें वायरस से मुतासिर होने के हवाले से ज़्यादा खतरे में समझा जा रहा है, जिससे वो ज़्यादा दबाव में हैं और पहले से नफ्सियाती मसाइल का शिकार अफराद में भी मर्ज की शिद्दत बढ़ सकती है। इस हवाले से होने वाली तहकीक के मुताबिक हालिया बहरान के बाइस अमरीका में नफ्सियाती मसाइल में 60%, ईरान में 45% इजाफा हुआ है। इसी तरह कनाडा की एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन आधे के करीब हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि उन्हें नफ्सियाती मसाइल से निमटने के लिए मदद की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कोरोना के बाइस पाबंदियां बच्चों की जिंदगियों के लिए भी खतरा बन गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि कोरोना के असरात की वजह से दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहली दफ़ा बच्चों के लिए सेहत की बुनियादी सहूलतों का बहरान पैदा हो रहा है, जिससे आइंदा 6 महीने तक रोज़ाना 6000 बच्चे मर सकते हैं। इस हवाले से यूनिसेफ ने कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक का जायज़ा लिया है और ख़बरदार किया है कि मौजूदा सूरत हाल के बेहतरीन हालात का भी जायज़ा लें तो अगर हेल्थ सर्विसेज 15% तक कम होती हैं तो भी 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात में 9.8% का इजाफा होगा, जिसकी वजह से रोज़ाना 1400 बच्चों की अमवात होंगी और माओं की अमवात में 8.3% इजाफा होगा। जबकि अगर सूरत हाल ख़राब होती है और हेल्थ सर्विसेज में 45% कमी आती है तो 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात में 44% का इजाफा होगा और माओं की अमवात में 38.6% का इजाफा होगा। आलमी इदारे के मुताबिक बदतरीन सूरत हाल में जहाँ ज़्यादा अमवात हो सकती हैं उनमें बांग्लादेश, ब्राज़ील, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और युगांडा शामिल हैं। यानी कोरोना वायरस के बाइस जो लॉकडाउन है, दूसरी पाबंदियां हैं, उसकी वजह से
और ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। कोरोना वायरस के नुकसानात अपनी जगह पर मौजूद हैं, इसलिए लोगों के लिए एहतियात लाजमी है, जो पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह दूसरे ममालिक की तरह कोरोना वायरस से महफूज नहीं है, साथ ही कोरोना वायरस के मुआशी असरात से महफूज नहीं है। और न सिर्फ पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से महफूज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सारी दुनिया को बरामदात करता है। पाकिस्तानी दुनिया में काम करते हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं। दूसरे ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं। उन तमाम ममालिक की मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जो पाकिस्तान पर बुरी तरह असरअंदाज होगी। कैसे होगी, कौन कौन से वो ममालिक हैं, सब आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। क्या पाकिस्तान की मईशत दुनिया की मईशतों के गिरने के बावजूद उसके असरात से बच पाएगी? दुनिया की मईशतों पर पाकिस्तान का इन्हिसार उन ममालिक में बरामद करने, उन ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों से रेमिटेंसेस की सूरत में ज़र मुबादला पाकिस्तान आने, और इसके साथ साथ उन ममालिक से पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आने पर है। सवाल यह है कि ये तीनों फैक्टर्स कितने मुतासिर होंगे, क्योंकि यही पाकिस्तान में डॉलर्स आने का जरिया हैं। और पाकिस्तान से जो बरामदात की जाती हैं या पाकिस्तान में जो सरमायाकारी या रेमिटेंसेस आती हैं, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, ये देखना बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं हैं। क्या पाकिस्तानी मईशत दुनिया की मईशतों की तबाही या उनका सुकड़ना बर्दाश्त कर सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर कम हैं और पहले से पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है। इस बात को एदाद व शुमार के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की बरामदाद में अप्रैल के महीने में 54% की कमी आ चुकी है, जो दरामदाद में 34% की कमी से बहुत ज़्यादा है। अप्रैल 2019 में पाकिस्तान ने $2 अरब से जायद की बरामदात की, मगर अप्रैल 2020 में $1 अरब से भी कम यानी $95 करोड़ की पाकिस्तान ने बरामदात की। मगर बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस में हैरानकुन तौर पर अभी तक कोई कमी नहीं देखी गई है। और ये एक बड़ी हौसला अफजा पिक्चर है, क्योंकि इस साल अप्रैल के महीने में $1 अरब 79 करोड़ की तरसीलात ज़र आई, जबकि पिछले साल अप्रैल के महीने में $1 अरब 77 करोड़ थी, यानी कि सूरत हाल यहाँ पर ख़राब नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की बरामदाद में, एक्सपोर्ट्स में इतनी बड़ी कमी आने वाले वक्त में भी बरकरार रहेगी, और क्या रेमिटेंसेस का ना गिरना आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा, या दीगर ममालिक की मईशतों की गिरावट और बेरोजगारी हमें भी मुतासिर करेगी? इसके लिए मज़ीद इदाद शुमार का जायजा लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला रेमिटेंसेस सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी भेजते हैं। उन्होंने अप्रैल में $45 करोड़ भेजे, जो गुज़िश्ता बरस के $42 करोड़ से 5% ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर अमेरिका रहा, जहां से $40 करोड़ आए, जो गुज़िश्ता बरस अप्रैल के महीने से 54% ज़्यादा है। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात से $35 करोड़ आए, जो गुज़िश्ता बरस से 5% कम है, यानी यहाँ पर फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। फिर बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और दूसरे अरब ममालिक से ज़र मुबादला आया, और सब में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कमी ही हुई है। इसी तरह पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा बरामदात 2019 में अमेरिका को $4 अरब की, दूसरे नंबर पर $2 अरब के साथ चीन, तीसरे नंबर पर $1.7 अरब के साथ बरतानिया रहा, जर्मनी को $1.3 अरब, हॉलैंड को $1 अरब, स्पेन को $950 मिलियन की बरामदात की, और इटली को $800 मिलियन की बरामदात की, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात को $1.1 अरब की पाकिस्तान ने बरामदात की। अब देखते हैं कि इन ममालिक की मईशतों का अब क्या हाल है और मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। अमरीकी मईशत में मार्च से अब तक बेरोजगार अफराद की तादाद में 3.5 करोड़ अफराद का इजाफा हो चुका है, जो अब से 100 साल पहले होने वाली बदतरीन मुआशी डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ा नंबर है। अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 15% से तजावुज़ कर गई है, जो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी शरह बेरोजगारी है। और यह ख्याल किया जा रहा है कि इनमें से 42% अफराद की बेरोजगारी आर्जी नहीं है, बल्कि मुस्तकिल है, यानी मईशत खुलते ही उन्हें रोजगार दोबारा नहीं मिल जाएगा। और अब आलमी इदारे गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अमेरिका में बेरोजगारी बढ़कर 25% तक जा सकती है। ग्रेट डिप्रेशन वाला हाल होगा, जब 1933 में बेरोजगारी 24.9% तक पहुंच गई थी। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक लॉकडाउन खोल भी दिए गए, तब भी मईशत कोरोना वायरस से पहले की सतह पर फौरी तौर पर वापस नहीं जाएगी, यानी अभी बेरोजगारी मजीद होनी है। आज भी अमेरिका में गुज़िश्ता हफ्ते के दादो शुमार सामने आए हैं। इसके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 30 लाख अफराद मजीद नौकरियों से फारिग हो चुके हैं, और अमरीकी स्टॉक मार्केट में शुरू में ही इस हवाले से मंदी देखी गई, क्योंकि मुस्तकबिल में अमरीकी मईशत के इशारे बुरे नजर आ रहे हैं। IMF के मुताबिक 2020 में अमरीकी मईशत 6% से सिकुड़ेगी। सिकुड़ने का मतलब प्रोडक्शन में कमी, कंजप्शन में कमी, आमदनी में कमी, बेरोजगारी में इजाफा और अमरीका से दीगर ममालिक को जाने वाली रेमिटेंसेस में कमी। जब अमरीकी अवाम की आमदनी कम होगी तो वह अशिया भी कम खरीदेंगे, यानी अमरीका की दरामदाद में कमी और दीगर ममालिक की बरामदाद में कमी।
मार्च के महीने में अमेरिका की दरामदाद में पहले ही 10% की कमी आ चुकी है। आने वाले दिनों में मजीद कमी की तवक्को है। साथ ही अमेरिकी कंपनियां इस साल भारी नुकसान करेंगी, यानी सरमायाकारी भी नहीं करेंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसी मईशतों पर भी फर्क आएगा। पाकिस्तान की बरामदाद और पाकिस्तान में सरमायाकारी अमेरिका की तरफ से कम होगी। इसी तरह बरतानिया, जहां पाकिस्तान बरामद भी करता है और ज़र मुबादला भी आता है और सरमायाकारी भी आती है, बरतानिया की मईशत सिर्फ दूसरी तिमाही में 25% सुकड़ने की तवक्को है। पूरे साल 2020 में 14% सुकड़ने की तवक्को है। बेरोजगारी तारीखी सतह यानी 9% तक जाने की तवक्को है। बरतानिया के सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक ये बरतानिया की 300 साल की बदतरीन मुआशी कारकर्दगी होगी, यानी सन 1700 में ऐसी मुआशी कारकर्दगी देखी गई थी। इसी मईशत के साथ बेरोजगारी की शरह में मजीद इजाफा होगा, दरामदाद कम होंगी, यानी पाकिस्तान जैसे ममालिक में रेमिटेंसेज में कमी होगी और हमारी बरतानिया जाने वाली बरामदाद में भी कमी आएगी। अप्रैल के महीने में पहले ही बरतानिया से आने वाली रेमिटेंसेज 19% गिर चुकी हैं। तीसरा अहम मुल्क जहां से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला वहां काम करने वाले पाकिस्तानी भेजते हैं वो सऊदी अरब है। जहां से पाकिस्तान में सरमायाकारी भी हुई है, वहां से इमदाद भी आई है। तेल की कीमतें गिरने के बाद सऊदी अरब की मईशत इस वक्त बहरान में फंस चुकी है। इकदाम किए जा रहे हैं मगर मईशत संभल नहीं पा रही है। गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद इकदाम करते हुए खसारे पूरा करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स में 3 गुना इजाफा कर दिया और अपने शहरियों का माहाना वजीफा भी बंद करने का ऐलान कर दिया। इस वक्त सऊदी अरब को आलमी मंडी में तेल की कम कीमतों और कोरोना वायरस की वजह से दो तरफा क्राइसिस का सामना है और हुकूमत अब तेज़ी से अपने खर्चे कम करके और टैक्सेस से आमदनी बढ़ाकर खसारे को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सऊदी अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं क्योंकि तेल की आमदनी की कमी अपने ज़खायर से पूरी करनी पड़ रही है। सिर्फ मार्च के महीने में सऊदी अरब ने 27 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर खर्च कर दिए। अब सऊदी हुकूमत बहुत से हुकूमती इदारों और प्रोजेक्ट्स की फंडिंग या तो कम कर रही है या फिर प्रोजेक्ट्स को ही मनसूख कर रही है। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में सिनेमा, रेस्टोरेंट्स, फ्लाइट्स, यहाँ तक कि उम्रा ऑपरेशन भी बंद है। हज भी नामुमकिन नजर आ रहा है, जिससे सऊदी हुकूमत के आमदनी के ज़राए ख़त्म होकर रह गए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक उनकी तेल की आमदनी आधी रह गई है और अब हुकूमत को अपना खसारा पूरा करने के लिए 60 अरब डॉलर्स का कर्ज लेना पड़ेगा। IMF के मुताबिक सऊदी मईशत इस साल 2.3% से सुकड़ जाएगी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का तेल की बरामद पर से सऊदी मईशत का इन्हिसार ख़त्म करके दूसरे प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करने का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया है। 500 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी से एक नए जदीद शहर का क़याम भी खतरे में पड़ गया है। ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब में बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसी सूरत में वहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी भी मुतासिर होंगे, जिससे पाकिस्तान में आने वाला ज़र मुबादला और सरमायाकारी भी मुतासिर होने का खदशा है। मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत की मईशत भी तेल पर इंहिसार करती हैं। इन ममालिक ने भी सऊदी अरब के साथ साथ अपने तेल की पैदावार में कमी की है। इन ममालिक पर भी तेल के कम कीमतों का असर पड़ रहा है। इन ममालिक के बजट और मईशत भी तेल की कीमतें कम होने से मुतासिर हो रही हैं और सुकड़ रही हैं और बेरोजगारी बढ़ने का खदशा है। पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले जो ज़र मुबादला है, जो रेमिटेंसेज हैं, अप्रैल के महीने में उनमें 5% की कमी आ चुकी है। एक और मईशत जहाँ पाकिस्तान बरामद भी करता है और वहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी ज़र मुबादला भी भेजते हैं, वो यूरोपीय यूनियन का ब्लॉक है। 2020 में यूरोपीय यूनियन की मईशत 7.4% से सुकड़ जाएगी। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक सरमायाकारी तबाहकुन हद तक गिर जाएगी। बेरोजगारी, कर्ज और खसारों में बेपनाह इजाफा होगा। यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक में इटली और स्पेन की मईशत 9% से ज्यादा सुकड़ जाएंगी। यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी 6.5% से सुकड़ जाएगी। यूरोपीय यूनियन की दूसरी बड़ी मईशत फ्रांस 8.5% से सुकड़ जाएगी। यूरोपीय यूनियन में बेरोजगारी 9% से भी तजावुज कर जाएगी, यानी जो ममालिक इन ममालिक में बरामद करते हैं और ज़र मुबादला कमाते हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर होंगे। इस वक्त पाकिस्तानी मईशत में सबसे बड़ी सरमायाकारी चीन से हो रही है। सीपेक चीन और पाकिस्तान के दरमियान सबसे अहम प्रोजेक्ट है। आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है, मगर दुनिया की दूसरी बड़ी 14 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद की चीनी मईशत भी इस वक्त 30 साल से 10% की औसत तरक्की करने के बाद, दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को पीछे छोड़ने के बाद, महज 30 साल में दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बनने के बाद पहली दफ़ा सुकड़ने जा रही है। इस साल की पहली तिमाही में चीनी मईशत 6.8% सुकड़ चुकी है। इसकी एक वजह यह है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक से लेकर तरक्की पजीर ममालिक भी चीन से दरामद करते हैं। चीनी मईशत का इन्हिसार ही बरामदाद पर है। पाकिस्तान भी चीन से ही बड़ा हिस्सा दरामद करता है। चीन सबके साथ ट्रेड सरप्लस के साथ ही चलता है, ना कि तिजारती खसारा करता है तकरीबन सबके साथ। मगर जब दुनिया के तमाम ममालिक की मईशतें सुकड़ेंगी, आमदनी कम होगी, तो लोग कम कंज्यूम करेंगे, कम खर्च करेंगे, यानी ममालिक कम दरामद करेंगे और चीन की बरामदाद में कमी आएगी, जो आई भी है।
मार्च में बरामदात 185 अरब डॉलर तक गिर गई, फिर अप्रैल में मुस्तहकम हुई 200 अरब डॉलर तक संभल गई। मगर इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि मार्च के रुके हुए ऑर्डर्स अप्रैल में बरामद किए गए, मगर आने वाले दिनों में बरामदात बहुत ज़्यादा गिरने की तवक्को है, जिससे चीन की मईशत मुतासिर होगी, क्योंकि चीन में खुद भी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से अवाम खर्च करने से कतरा रहे हैं। यानी चीन को भी दो तरफा खतरे का सामना है, एक तो बरामदात में कमी, दूसरा खुद वहाँ के अवाम भी इस वक्त कम कंज्यूम कर रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, बेरोजगार होने का खौफ है, जिससे चीन की इंडस्ट्री को मजीद खतरात लाक हो गए हैं। इस सब का असर चीन की मईशत पर पड़ेगा और ये कहा जा रहा है कि चीन की मईशत में भी जो रिकवरी है वो वी शेप नहीं होगी कि जैसे गिरी थी फौरी तौर पर रिकवर हो जाए। दूसरे ममालिक के मुकाबले में तेज़ रिकवरी ज़रूर हो सकती है, मगर रिकवरी का सफ़र मुश्किल ही होगा जाहिर है। और इस सब का असर पाकिस्तान जैसी मईशतों पर भी पड़ेगा, जहाँ चीन से भरपूर सरमायाकारी होती है, कर्ज भी लिए जाते हैं। सिर्फ यही ममालिक नहीं, पूरी दुनिया की मईशत 3% से ज़्यादा सिकुड़ेगी। हालांकि कोरोना वायरस आने से पहले दुनिया की मईशत 3.5% तरक्की की पेशगोइयाँ की जा रही थी, अब सिकुड़ने की बात हो रही है 3% से ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया की मईशत इस साल 100 साल की बदतरीन सूरत हाल देखेगी, जो और 6% सिकुड़ेगी। जापान की मईशत 2 तिमाहियों में पहले ही पिछली जो 2 तिमाहियाँ गुजरी हैं 5.5% से ज़्यादा सिकुड़ चुकी है, मज़ीद सिकुड़ने की तवक्को है। सिंगापुर की मईशत भी 4% तक सिकुड़ने की तवक्को है। ये सब सिर्फ बैरूनी सेक्टर के खतरात हैं जो दूसरे ममालिक की मईशतों के सिकुड़ने से मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पर भी पड़ सकते हैं। पाकिस्तान की अपनी मईशत की अंदरूनी सूरत हाल भी इस वक्त हौसला अफजा सूरत हाल पेश नहीं कर रही है। खुद मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख के मुताबिक रवा माली साल में पाकिस्तान का बजट खसारा 9% तक जा सकता है। पाकिस्तान 3,900 अरब रुपए तक टैक्स जमा कर पाएगा, जो 4,800 अरब रुपए के रिवाइज्ड टारगेट से भी 19% कम होगा। माली साल के शुरू में 5,500 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा गया था, फिर बाद में उसे कम किया गया, मगर उस कम किए गए टारगेट को भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। यानी इस साल 1,600 अरब रुपए कम, साल के शुरू में जो टारगेट रखा गया था उससे 1,600 अरब रुपए कम जमा होंगे। पाकिस्तान की मईशत 1.5% से 2% तक सिकुड़ने का इम्कान है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान कैसे इससे बच सकता है, कम फ़र्क के साथ, कम असर के साथ, तो क्या इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत शौकत तरीन साहब मौजूद हैं। माहिर मईशत हमारे मोहम्मद सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तरीन साहब बहुत शुक्रिया। तरीन साहब, वर्स्ट जो है, जो बदतरीन सूरत हाल थी वो पाकिस्तानी मईशत ने देख ली है, या अभी भी आपको लगता है दूसरे ममालिक की वजह से पाकिस्तान और मुतासिर होगा? नहीं, देखें, अभी तो कोरोना वायरस के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पूरी तरह अभी सामने नहीं आए, क्योंकि मार्च में शुरू हुआ है ये, तो अप्रैल में ही हमने देखा कि काफ़ी एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी कमी हुई है। रेमिटेंसेस थोड़ी सी इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, और मे भी शायद ज़्यादा कम ना हो, क्योंकि ईद की वजह से लोग पैसे भेजते हैं। लेकिन ये रेमिटेंसेस पे भी इफ़ेक्ट होगा, बिकॉज जिस इकॉनमी से हमें रेमिटेंसेस आती हैं, जो गल्फ़ इकॉनमीज़ हैं, अमेरिका है, यूके है, वो सारे अफेक्टेड हैं कोविड से, तो रेमिटेंसेस भी कम होंगी और एक्सपोर्ट्स का तो काफ़ी बुरा हाल है। तो अभी ये हम देखेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स अभी और आएंगे, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2 वजह से उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है। एक तो बाहर की ममालिक हैं उन्होंने अपने इंपोर्ट्स ही करना बंद कर दी, या क्योंकि वो भी लॉकडाउन में, और यहाँ से हम भी लॉकडाउन में थे, तो हमारी प्रोडक्शन भी नहीं हो रही। तो ये किस वक्त ये एक किस्म से प्लेटो आएगा, किस वक्त ये हमारी एक्टिविटी फिर से स्टार्ट होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन दूसरी साइड से इंपोर्ट्स भी जो हैं वो डिमांड की कंप्रेशन की वजह से कम हुई हैं, ऑयल प्राइसेस के गिरने से कम हुई हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन ये इकॉनमी का जो पहिया है वो स्लो होगा, और ये लगता ये है कि जो 2% हम कह रहे थे वो शायद 1.5 से 2% नेगेटिव हो, जिसका मतलब ये है कि ये अप्रैल मई जून जो है इसमें काफ़ी इकॉनमी जो है वो टैंक करेगी। तो मेरे नज़दीक तो अगला 1 साल जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। मोहम्मद सुहेल साहब, आपको लगता है अप्रैल में अगर बरामदात गिरी बट रेमिटेंसेस में इस्तेहकाम रहा, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी दूसरी मईशतों को देखते हुए? शादे भाई, अभी ये 2-3 महीने लगेंगे जब जो इन्फॉर्मेशन जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि सबकी नेचर अलग होती है। रेमिटेंस की नेचर अलग होती है, एक्सपोर्ट्स की अलग होती है, क्योंकि रेमिटेंस जो हमने देखी है वो बहुत सी दफ़ा हालात ख़राब भी होते हैं, तो जो
वहाँ पर बाहर आपका एक्सपेट्रिएट है वो खर्चों के लिए अपनी सेविंग्स में से पैसे दे रहा होता है। इसलिए हमने देखा कि तवक्कुआत के बरक्स रेमिटेंस बहुत ही कम गिरी हैं, कोई 100-200 मिलियन डॉलर गिरी हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि मिडिल ईस्ट से तो गिरी हैं रेमिटेंस, मगर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रोफेशनल्स काम करते हैं, ख़ासतौर से अमेरिका में, वहाँ से रेमिटेंस नहीं गिरी। तो ये शो कर रहा है कि वो जो लोग जिनके पास सेविंग्स है उन्होंने अपने घरों को पैसे दिए हैं, और ख़ास तौर से रमज़ान से पहले, ईद से पहले पैसे ज़्यादा आते हैं। तो मेरे ख्याल में रेमिटेंस के लिए 1-2 महीने के बाद पता चलेगा कि इसका ट्रेंड क्या है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये ट्रेंड नीचे की तरफ ही होगा जो दुनिया के हालात हैं। एक्सपोर्ट्स का फ़ौरन इफेक्ट आ गया इसलिए कि जो अप्रैल का महीना था वो यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत ही सख्त था, तो सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए थे और हमने देखा कि तवक्कुआत से ज़्यादा गिर गई एक्सपोर्ट। हम 30-40% कह रहे थे, एक्सपोर्ट 50% गिर गई। रेमिटेंस हम 10 से 20% कह रहे थे और रेमिटेंस बहुत कम गिर गई है। मगर आगे का ट्रेंड ये लग रहा है आने वाले दिनों में, चाहे पाकिस्तान में लॉकडाउन हो या ना हो, जो दुनिया के हालात हैं, जो रिसेशनरी हालात हैं, उससे 30 से 40% एक्सपोर्ट और 20 से 30% रेमिटेंस में गिरावट कुछ महीनों में देखी जा सकती है। तरी साहब, ज़ाहिर है अगर अप्रैल टू अप्रैल कंपेयर करें तो 1% का इजाफा है, मगर 6% गिरी हैं अगर मार्च में जो रेमिटेंसेज आई थी, और एक्सपोर्ट्स तो हमारी बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। बजट कैसे बनेगा इस सारी की सारी सूरत हाल में, क्योंकि रेवेन्यू की सूरत हाल भी बहुत बुरी नज़र आ रही है। आने वाले दिन में क्या ऐसी इंप्रूवमेंट हो जाएगी कि बजट आसानी से बन जाए? आपने बजट बनाया, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा, और इसमें एक हम IMF के EFF प्रोग्राम में भी हैं ऑलरेडी, तो IMF भी कोशिश करेगा कि हम रेवेन्यूज़ बढ़ाएं। सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं 5,000 अरब कर दें, तो ये बड़ा मुश्किल है। हमें इस वक्त रेजिस्ट करना चाहिए इस किस्म के प्रेशर्स को अगले 12-18 महीने के लिए, बिकॉज हमारे एक्सपेंडिचर्स तो होंगे, बिकॉज ये कोरोना की वजह से जो भी हमारे जो अखराजात हैं एहसास प्रोग्राम के तहत, दूसरे इस किस्म के सोशल सेक्टर के प्रोग्राम के तहत वो एक्सपेंडिचर्स होंगे, और रेवेन्यू हमारा जो होगा उतना नहीं होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है गियर अप नहीं करेगी। तो हम इस वक्त मेरे ख्याल में इस साल में जो 19-20 है उसमें शायद हम 9.5-10% फिस्कल डेफिसिट पे चले जाएं, और अगले साल मुझे नहीं लगता कि ये इससे काफ़ी कम होगा। तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम एकदम ये कमिटमेंट कर दें अपने बजट में कि हम बहुत रेवेन्यूज बढ़ा देंगे और एक्सपेंडिचर कम कर देंगे। तो अगला 12-18 महीने जो है वो हमें एक किस्म से इमरजेंसी बजट बनाना पड़ेगा, और उसमें जो भी हम कर सकें हमें करना चाहिए, जिसके बीच में हमें जो रिस्केजुलिंग करनी चाहिए अपने डेट की, ताकि G20 के साथ भी, मल्टीलैटरल्स के साथ भी, ताकि बोझ कम हो। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अगर इस दफ़ा 9.5-10% फिस्कल डेफिसिट होगा तो अगले साल में वो 6% पे आ जाएगा या 7% पे आ जाएगा। मोहम्मद साहब, कोरोना से पहले भी ज़ाहिर मईशत पाकिस्तान की बहुत अच्छी तो नहीं कारकर्दगी थी, 2 साल की बुरी कारकर्दगी के बाद इस्तेहकाम ज़रूर आ रहा था। अब कम से कम इस्तेहकाम की जानिब हम जा सकते हैं, अब आपको मुश्किल ही लग रही है सूरत हाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले भी नहीं नज़र आ रही थी। कोरोना से पहले भी हम जो है बहुत पीछे थे। जब हमारे पड़ोसी मुल्क 5-5, 6-6% बढ़ रहे थे, हमारी 2 से 3% ऑफिशियल फोकास्ट थी। तो जब हम पहले ही कोरोना से पहले ही हम थोड़े कमज़ोर थे या अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो अभी तो हमारी सिचुएशन और ज़्यादा अबतर होगी। अब आप देख लें कि जो दुनिया भर में फोरकास्ट आ रही हैं, बांग्लादेश की, इंडिया की, उससे बुरी हमारी आ रही हैं। अब तो हुकूमत पाकिस्तान खुद ये कहने पे मजबूर हो गई। हमने तो कोई 1.5 माह पहले रिपोर्ट की थी कि GDP पाकिस्तान की हिस्ट्री में गिरेगी, अभी तो हुकूमत पाकिस्तान खुद कह रही है कि 1 से 2% GDP कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो मेरे ख्याल में माशी हालात कोरोना से पहले पाकिस्तान के बहुत अच्छे नहीं थे। रिकवर ज़रूर हुए थे, जो सेंट्रल बैंक भी कह रहा है, बट वो ग्रेजुअल रिकवरी थी, और जिसको कोरोना ने बहुत ही शदीद झटका लगाया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीने मईशत के लिए बहुत ही सख्त हों। तरी साहब, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर वज़ीर आज़म का ज़ाहिर है बड़ा जोर है। हालांकि ख्याल किया जाता है कि प्रॉपर्टी मार्केट, कंस्ट्रक्शन मार्केट तो उस वक्त बढ़ती है जब वैसे मईशत अच्छी चल रही हो, मगर आपको लगता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर यहाँ से ड्राइव कर सकता है, जो वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं? देखिए जी, हमारा इशू ये है कि कंस्ट्रक्शन का पैकेज तो मिल गया है, डेवलपर वगैरह के लिए भी आपने बात कर ली कि अभी आप जब पैसे लगाएं तो हम पूछेंगे नहीं आपको, लेकिन अभी तक जो है वो बैंकिंग सेक्टर रोल प्ले नहीं कर रहा हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, हमारी हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में, और उसके सारे अब लवाजमात जो हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो उसको अब ना साथ लेके चलना पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर को कि भाई आओ और इनकी मदद करो, पहले डेवलपर की मदद करो ताकि वो कंस्ट्रक्ट करें,
और फिर एंड यूज़र की मदद करो, जो ख़रीदार हों घरों के, फ्लैटों के, तो वो ख़रीद सकें 20-20 साल के लिए, 25-25 साल के लिए। तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो सबसे बेहतर चीज़ एक और हुई है हमारे लिए, इस डिप्रेशन की वजह से डिस्काउंट रेट जो है वो कम हुआ है, 13.25% से आके अभी इस वक्त 9% है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह इन्फ्लेशन गिर रही है और ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट जब आएगा, फुल इम्पैक्ट आएगा, तो शायद इन्फ्लेशन और गिरे, तो ये डिस्काउंट रेट और गिरना चाहिए। मतलब पहले डिस्काउंट रेट में कमी आई है, कल मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है, आपको लगता है और कमी होनी चाहिए शरह सूद में? देखिए जी, इस वक्त तो 9% डिस्काउंट रेट है और आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो 8.5 पे। इसका मतलब आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन ही कम है आपके डिस्काउंट रेट से। और अगर आप अपनी कोर इन्फ्लेशन देखें जो वो 6.5% है, तो इसका मतलब है कि कोर इन्फ्लेशन के लिहाज से तो 2.5% जो है डिस्काउंट रेट ज़्यादा है। और इस वक्त जब दुनिया में लोग डिस्काउंट रेट ज़्यादा से ज़्यादा कम कर रहे हैं, उनके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है। अगर अमेरिका देखें, दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड देखें, बाकी उनके पहले ही डिस्काउंट रेट्स जो थे वो 2-2.5% पे थे, उन्होंने उनको ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया। हमारा तो डिस्काउंट रेट ही 13.25% था, तो हमारे पास तो बहुत गुंजाइश है कि उसको नीचे लेके जाना और एग्रेसिवली लेके जाना, ताकि ये एक दफ़ा किक स्टार्ट हो जाए, पहिया किक स्टार्ट हो जाए। क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को ऊपर आते आते भी देर लगेगी कि लोगों की इनकम तो अफेक्ट हुई है ना, तो आपने बिजनेसेस को खड़ा करना है। तो मेरे ख्याल में गुंजाइश बिल्कुल है और इस वक्त हेडलाइन इन्फ्लेशन को नहीं देखना चाहिए, हमें कोर इन्फ्लेशन को देखना चाहिए। मोहसिन साहब, आपकी क्या राय है, कल शरह सूद में क्या कमी की तवक्को कर रहे हैं? देखिए, हमारा ख्याल है कि जो मेजर कमी थी वो हो चुकी है। 13-13.5% का एबॉर्ड था, वो अभी 8% के करीब आ गया है। तो ये तकरीबन 5.5% जो है लेंडिंग रेट कम हो चुका है। तो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी, अगर हुई भी तो मैक्सिमम 1% के करीब होगी वो। मगर वो जो 1% की कमी है वो ऑलरेडी काइबोर और टी बिल रेट ने एब्जॉर्ब कर ली है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हमारा IMF के साथ जो EFF का एग्रीमेंट है दोबारा रीनिगोशिएट ना हो, जब तक पाकिस्तान का जो डेट रोल ओवर होना है वो उस पर क्लैरिटी ना आए, पाकिस्तान की सिचुएशन प्रिकैरियस रहेगी, नाजुक रहेगी। और अगर हालात सही नहीं हुए तो सेंट्रल बैंक भी ये सोचेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी ये सोचेगी कि ऐसा ना हो कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट से एक और क्राइसिस पैदा हो जाए कि लोग, चूंकि उनको रुपये में रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो डॉलर खरीदना शुरू कर दें। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल में वो एक डबल क्राइसिस हो जाएगा पाकिस्तान के लिए कि जो अभी एक्सटर्नल अकाउंट थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है उस पर भी प्रेशर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए। हमारा ख्याल है कि मेजर जो डिक्लाइन होना था लैंडिंग रेट्स में, टी बिल में, वो ऑलरेडी हो चुका है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक और आम खबर, इस पर बात करेंगे। जो वीडियो आपने दिखाई उसमें वो यही कह रहे हैं जो मरीम नवाज ने दिखाई, मगर उस वीडियो के बारे में जज अरशद मलिक कह रहे हैं कि वो वीडियो एडिट की हुई है, आपने एडिट करके उसको इस तरीके से पेश किया। देखिए, ये मैंने यूके में अपनी एक लेक्स लॉ कंपनी है सोलिसिटर की, उनके पास में गया, मैंने ये दोनों चीजें फोरेंसिक कराई हैं, ऑडियो और वीडियो, और मैंने हाई कोर्ट में भेज दी हैं। वो हालांकि ये हुकूमत पाकिस्तान, वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी फिरदौस आशिक अवान साहबा कि हम इसका फोरेंसिक कराएंगे। मेरा ख्याल उन्होंने फोरेंसिक करा के इसको बंद कर दिया है कि उनको पता चल गया था कि इसमें कोई एडिट चीज नहीं है। और ये मैंने अब भेज दी हाई कोर्ट में, जब ये खुलेगी चीजें तो इसमें एक चीज भी एडिट नहीं है, ऑडियो और वीडियो दोनों ओरिजिनल है। 10 महीने पहले जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आई, जिसके बाद मुल्क की सियासत में हलचल मच गई। हुकूमत ने नून लीग पर इल्जाम लगाया कि वो अदलिया पर दबाव डाल रही है। नून लीग ने इल्जाम लगाया कि जज अरशद मलिक ने दबाव में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था, इसलिए नवाज शरीफ को रिहा किया जाए। मगर अब तक इन इल्जामात की हकीकत का पता नहीं चल सका है, क्योंकि तहकीकात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जज वीडियो केस के अहम किरदार मियां तारिक की दरख्वास्त जमानत की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। मगर पहले आपको बताते हैं कि मियां तारिक कौन है। मियां तारिक पर इल्जाम है कि जब जज अरशद मलिक सन 2000 से 2003 तक मुल्तान में तैनात हुए तो इस दौरान मियां तारिक ने उनकी गैर इखलाकी वीडियो बनाई और जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया। फिर यही वीडियो बाद में भी जज अरशद मलिक के खिलाफ इस्तेमाल हुई। जब नून लीग की क़यादत ने जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो जारी की तो उसके बाद FIA ने मियां तारिक को गुज़िश्ता साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया और अब उन्होंने जमानत की दरख्वास्त दायर की है, जिसकी आज
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। समाअत के आगाज में जस्टिस अतर बिल्लाह ने पूछा कि तफ्तीशी अफसर बताएं कि FIR के मुताबिक जुर्म क्या बनता है। इन्वेस्टिगेशन टीम के इंचार्ज ने अदालत को बताया कि जज अरशद मलिक की वीडियो 2001 से 2003 के दरमियान बनाई गई। मुल्जिमान पर जज की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का इल्जाम है। जज की वीडियो का फॉरेंसिक कराया गया और वो जेन्युइन साबित हुई। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि इतने साल गुजरने के बाद जज को मालूम हुआ कि उन्हें नशा आवर चीज पिलाकर वीडियो बनाई गई थी, या तो जज वीडियो को जाली करार देकर उससे इनकार करते। जज तो खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि वीडियो जेन्युइन है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस अतर बिल्लाह ने मजीद रिमार्क्स दिए कि जुडिशल अफसर अपना मिसकंडक्ट तस्लीम कर रहा है। क्या कोई जज ये मौका अख्तियार कर सकता है कि उसे नशा आवर चीज पिलाकर ऐसी वीडियो बनाई गई? जुडिशल अफसर का ये एतराफ तो खुद हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। चीफ जस्टिस ने FIA से सवाल पूछा कि आपने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, क्या आपने जज का बयान रिकॉर्ड किया? FIA की तफ्तीश का ये मयार है, जज किसी के घर गया ही क्यों था कि उसकी ऐसी वीडियो बनाई गई थी? चीफ जस्टिस अतर बिल्लाह ने FIA को हुक्म दिया कि तफ्तीश करके मंगल तक तफसीली रिपोर्ट दें ताकि मुल्जिम की जमानत पर फैसला करें। अदालत ने जज वीडियो केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी और FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। इसके अलावा आज इस केस के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त हुई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। FIA ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि अदालत नासिर जंजुआ, गुलाम जिलानी और खुर्रम रसूल को दोबारा गिरफ्तार करने की इजाज़त दे। इन तीनों मुल्जिमान को साइबर क्राइम की अदालत ने बरी कर दिया था, जिसके बाद FIA ने इन अफराद के खिलाफ नए सिरे से तहकीकात की और फिर FIA ने दहशतगर्दी की दफा शामिल करके इन अफराद को दोबारा गिरफ्तारी की दरख्वास्त कर दी, मगर अब ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ये बहुत अहम मामला है। इस हवाले से अहम बात यह है कि FIA के साबिक DG बशीर मेमन के हवाले से द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा ने 3 दिसंबर को यह खबर दी थी कि जब मरियम नवाज ने जज अरशद मलिक की वीडियो रिलीज की तो FIA पर हुकूमत ने दबाव डाला कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नून लीग की क़यादत को गिरफ्तार किया जाए। खासतौर पर मरियम नवाज को DG FIA बशीर मेमन को ओहदे से हटा दिया गया और फिर वाजिद ज़िया को FIA का चार्ज दिया गया, जिसके बाद FIA ने नून लीग के रहनुमाओं को इस केस में समन करना शुरू कर दिया और अब अदालत पूछ रही है कि क्या मामला हुआ और FIA के हवाले से सवाल उठा रही है। नुमाइंदा खुसूसी ज़ाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद। ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने तो कहा था कि जज के खिलाफ साजिश नून लीग ने की है, फिर अभी तक तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? फिर तो फौरी तहकीकात होनी चाहिए थी और नून लीग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्या किया फिर? जी शादिब, 10 महीने से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पे तहकीकात कर रही थी। हमारी मालूमात में अब तक कोई उसमें ठोस उनके पास सबूत नहीं मिले जिसकी बुनियाद पे मुल्ज़मान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके या उनको गिरफ्तार किया जा सके, और ना ही कोई जज अरशद मलिक वहाँ पर पेश होते रहे हैं और वो मुख्तलिफ लोगों को भी मिलने की कोशिश करते रहे हैं अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी मालूमात में वो उस वक्त के अटार्नी जनरल को भी मिले थे, अनवर मंसूर खान को, लेकिन उन्होंने इसकी मदद करने से माजरत कर ली थी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जज अरशद मलिक के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई थी जो कि 26 अगस्त को बैठी थी। उसने इन कैमरा सेशन में इसके खिलाफ तमाम तर चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद जज को 14 सितंबर 2019 में OST बना दिया गया था और अब हमारी मालूमात में ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो जज सरदार अहमद के पास पड़ी हुई है। अब देखना यह है कि क्या उस पर फैसला हो चुका है या आना है, अभी तक पब्लिक नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। गिशकोरी इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खुद हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था कि नून लीग ने साजिश की है और फिर कुछ नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि 21 मई को क्या जवाब FIA की तरफ से दिया जाता है। राजी अल्लाह।